हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल। हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा था? लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक क्या चल रहा था? फ्रिक्शन। ये सब जानते हो आप, ठीक है। आज क्या बातें करनी है? लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है, आज का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 इसलिए बता दे रहा हूं कि जैसे आप लोग वीडियोस देख रहे हो, सपोज बाय एनी डिफॉल्ट आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है या कुछ स्किप होता है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसीलिए लेक्चर नंबर मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीजें फ्रिक्शन में बाकी है पढ़ना। अभी हम लोग ऐसा कुछ खास पढ़ेगा यार। लास्ट लेक्चर जो आपने देखा है उसमें अगर आपने देखा हो, फ्रिक्शन में हमने इतनी सी चीजें सीखी थी कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और तभी एग्जिस्ट करेगा जब अप्लाइड फोर्स हो। अगर अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे होती चीजें, बहुत सारे डिटेल्स हैं, अभी हम लोग आज बातें करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा हम लोग को। फिलहाल प्रीवियस लेक्चर का सिर्फ मैं इतना उठा रहा हूं कि आपको आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले इतना बस ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट नहीं होगा, बल्कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स काम करता है फ्रिक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? इस बात को खासा याद रखिएगा बच्चा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, अदर वन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। गाइस, फ्रिक्शन कितने टाइप के? एक स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक, ठीक। दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। बच्चे, स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट, और काइनेटिक या डायनामिक मतलब क्या? इन मोशन। कॉमन सेंस की बात है यार। जब बॉडी रेस्ट पे होगी, जब बॉडी मूव नहीं कर रही होगी, तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मोशन में होगी या जब बॉडी मूव कर रही होगी तब उस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर है? आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, वो आपके एग्जाम में लिखने के लिए सीधी सी बात यही लिखी गई है। When one body tends to slide over the surface of another body, tends to slide, not actually sliding. Tends to slide का मतलब क्या? चलने की हालत में है, चलने को तैयार है, बट चल नहीं रही है, ठीक। अल्टीमेटली रेस्ट पे है। बात वही है, जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो वो बॉडी, ये देखिए, ये बॉडी और इस सरफेस के बीच में ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ मूव फॉरवर्ड। कुछ चीजें हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड जो हमको नोटिस करना है, जो हमको याद रखने वाली चीजें, जैसे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू बॉडीज। ऑब्वियसली यार, हम जानते हैं कि जो खुरदुरी जमीन होती है उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, जो चिकनी जमीन है, जो टाइल्स वाला, जो ग्रेनाइट वाला, जो पत्थर वाला फ्लोर होता है वो स्मूथ होता है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। और यही वजह है कि बच्चे या हम लोग चलते हुए गिर जाते हैं। आप नोटिस किए हो, कभी मॉल वॉल जाओ, वहां पे फ्लोरिंग साफ हो रही होती है, फ्लोर, तो वहां पे एक बोर्ड लगा देते हैं येलो कलर का, लिखा होता है कॉशन इट्स अ वेट फ्लोर। अगर आपने ध्यान दिया तो मतलब यही है कि वो टाइल्स वाला फ्लोर है, ठीक। ऊपर से उस पर पानी पड़ा है तो यार फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी। अल्टीमेटली अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम तो हमको चलने में दिक्कत होगी और एज अ रिजल्ट हम गिर जाते हैं। तो फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक। बट बिफोर दैट हम ये समझेंगे फ्रिक्शन है क्या। तो अल्टीमेटली फर्स्ट पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टू बॉडीज, मतलब बॉडी रफ है या स्मूथ है उस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, ठीक। बॉडी स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम, बॉडी रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा, ठीक। When there is no applied force, there is no static friction। मैंने अभी आपको आज का क्लास शुरू होते ही यही बात समझाया था, अगर आपको याद हो।
अगर फ्रिक्शन फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब अप्लाइड फोर्स मौजूद हो। अगर अप्लाइड फोर्स मौजूद नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बात क्लियर? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब क्या? बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको बुलाने की जरूरत नहीं, ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं। आप किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी यहाँ पे रखी है, आप इस पे फोर्स लगा दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप एग्जिस्ट कर जाएगा, वो आपको लगाना नहीं है। वरना हम क्यों चाहेंगे मेहनत करना यार, हम क्यों चाहेंगे फ्रिक्शन फोर्स आए, वो अपने आप आता है, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपोजेस द इंपेंडिंग मोशन योर ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स होता है, दैट इज व्हाई मोशन को अपोज करेगा, बॉडी को चलने से रोकेगा। क्लियर? इजी टॉपिक्स हैं यार, मजा आएगा आपको। नोट, एक बार जरा पढ़ लीजिए नोट में लिखा क्या है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिफोर बॉडी टेंड्स टू मूव, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अल्टीमेटली मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं, सिग्नल वाली लाइट। ठीक, क्या होता है? ये रेड कलर होता है, ये येलो कलर होता है, ये ग्रीन होता है। ठीक, रेड का मतलब होता है स्टॉप, ग्रीन का मतलब होता है गो, येलो का मतलब होता है रेडी टू गो। यही होता है ना सिग्नल में, बचपन से पढ़ते आए, ये बात हम जानते हैं। तो बच्चा अब इसी सिग्नल को मैं रिलेट कर रहा हूं फ्रिक्शन के साथ। देखिए, स्टॉप दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी इज एट रेस्ट। गो, बॉडी इज इन मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। रेडी टू गो, येलो लाइट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू। अब अच्छा ये बात बताइए, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। बॉडी रेस्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी रेस्ट में है और चलने को जस्ट तैयार है, मतलब जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स आगे बढ़ाओगे बॉडी चलना शुरू कर देगी। तो वो मैक्सिमम लिमिट पे जो फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक, ये बॉडी है, ठीक, मैं बोल रहा हूं जैसे ही आप इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाओगे बॉडी चलना शुरू कर देगी। 5 न्यूटन लगाया, क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी, है ना? चलो, 5.5 का लगाया, अब चलेगी? नहीं चलेगी। फिर हमने थोड़ी सी कोशिश किया, थोड़ा सा और बढ़ाया, अब हमने लगाया 5.99 न्यूटन का फोर्स, मतलब अब जस्ट बॉडी चलने की कंडीशन पे है। जैसे ही थोड़ा सा भी आप फोर्स आगे बढ़ा दोगे, जैसे ही थोड़ा सा 6 न्यूटन पहुंचा या 6.01 न्यूटन पहुंचा, बॉडी बिगिंस टू मूव, बॉडी चलना शुरू कर देगी। एंड दिस अपर लिमिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आया? क्या क्या अभी हमने पढ़ा? पहला लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स होता है जो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के रिवर्स काम करता है। ठीक, आज क्या पढ़ा? फ्रिक्शन 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी रेस्ट पे है स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी मोशन में है काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी जस्ट चलने की कंडीशन पे है तो जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इतनी बात ओके? चलिए आगे की बातें करते हैं। आगे काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप जानते हो क्या होता है। जब बॉडी चलने की कंडीशन पे है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, करेक्ट? यहां पे स्टिल आपको शो हो रहा है जस्ट बिकॉज कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकिए। आप इसमें जो डेफिनेशन आपको आपकी स्क्रीन पे देख रही है उसको कॉपी कर लीजिए और प्रॉपर है चीज भाई। देखिए, वन बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, मतलब अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है या मोशन कर रही है
तो उस पर जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर गाइस? अब इसको थोड़ा सा इन डीप जाएंगे पढ़ने के लिए और देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। ये देखिए कर्व है जो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को शो कर रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को। इतना तो हम जानते हैं, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक, जैसे अगर कोई बॉडी है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, मान लीजिए 6 न्यूटन। तो जब तक 6 न्यूटन से कम अप्लाइड फोर्स होगा, 4 है, 3 है, 2 है, जो भी है, तब तक वो फ्रिक्शन फोर्स उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। बट जैसे ही अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन पहुंचा, फ्रिक्शन फोर्स भी 6 न्यूटन, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स 6 से ऊपर जाएगा, 7, 8, तो वो जो रिमेनिंग बच रहा है, जैसे 8 का लगा, ठीक, अब बात समझिए, 8 न्यूटन का लगा, फ्रिक्शन फोर्स है 6 न्यूटन, तो रिमेनिंग कितना, 2 न्यूटन। तो जो 2 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स है ना, वही फोर्स वो है जिससे बॉडी मूव करना शुरू करती है। बात समझ में आया? सो यही बात यहां पे समझाया जाता है। यहां देखिए, जब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, मतलब जब तक 6 न्यूटन से कम अप्लाइड फोर्स था, तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा। तो जैसे ही वो 6 न्यूटन पहुंचा, अब वो इसके आगे जब बढ़ेगा तो सिर्फ अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आया? तो यही वो कर्व है, और जब तक यहां तक है 6 न्यूटन तक, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट पे है। उसके बाद जो होगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो म्यू के और म्यू दिख रहा है बच्चा, तो म्यू के इज, जस्ट अ सेकेंड, म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आया? म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, के लगा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, एस लगा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर गाइड? एक रिलेशन है जो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, जो आप याद रखिएगा, F इक्वल टू म्यू आर, वेयर F इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू आप जान ही चुके हो, आर इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ठीक, इतना याद रख लोगे आप? चलिए आगे की बातें। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बुक्स में जब आप पढ़ते हो, काफी टेक्निकल टर्म्स में इन चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज टर्म्स इन अ वेरी सिंपल मैनर। थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट फोकस करिएगा, चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये जो अल्फा दिख रहा है ना बच्चा, ये जो अल्फा है, ये अल्फा जो है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक, अब इसमें है क्या ये देखते हैं। देखिए अल्फा किन 2 चीजों के बीच में बन रहा है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेशन आप बिना याद करे कैसे लिखोगे। एक ये आर है, एक ये रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर, तो ये उनके बीच का एंगल है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड रिजल्टेंट बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाई वुड आई रिमेंबर द डेफिनेशन? हम क्यों याद करें? हमको सिर्फ फिगर याद रखना है, क्योंकि भाई फिगर बनाना तो इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर याद है तो डेफिनेशन तो बना के लिख सकते हैं यार। द एंगल बिटवीन रिजल्ट नॉर्मल फोर्स एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये देखिए, यही जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होती है तो होता है, और अगर वही बॉडी को आप इंक्लाइन प्लेन पे रख दोगे
तो वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। चीज वही है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा, मतलब जितने एंगल के वेज पे आप बॉडी को रखोगे तो जो ये एंगल है वही एंगल ऑफ रिपोज या वही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। ठीक, बात समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन ओके, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ओके है कि नॉर्मल और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का जो एंगल प्लॉट होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और वही एंगल जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती है तो वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रोलिंग मोशन। बहुत सिंपल सा घटिया सा टॉपिक है। रोलिंग मतलब क्या? देखिए रोलिंग मोशन को ना, इधर देखिए, रोलिंग मोशन एक्चुअल में दो टाइप के मोशन से मिलके बनता है। वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक, अदर वन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रखी है, उस बॉडी को हम पकड़ के खींच रहे हैं तो वो बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ये पेन है, ठीक, इसको हम इस तरह से घुमा रहे, ठीक, कहीं जान नहीं रही है ये, बस जहां पे है वही अपनी पोजीशन पे लगातार मूव करती जा रही गोल 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 गोल, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब रोलिंग क्या होता है? जो हमारा व्हीकल है, हमारी बाइक है, हमारी स्कूटी है, हमारी कार है, जो भी है, उसका पहिया रोटेट होता है, रोल नहीं, रोटेट होता है, और रोटेट होने की वजह से कार आगे बढ़ती है, तो रोटेट हुआ मतलब रोटेशनल मोशन हुआ, और रोटेशनल मोशन की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन भी हुआ, तो ये दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रोलिंग मोशन। अब फ्रिक्शन में इसका क्या काम है? आप ये देखो भाई, मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे टेबल्स होती हैं, स्टूल्स होती हैं, आजकल ट्रॉलीज वगैरह, उसमें नीचे व्हील लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि अगर मान लो व्हील नहीं है, नॉर्मल उसके पैर हैं, तो आप खींचोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक, बट अगर उसी में व्हील लगे होते हैं तो खींचने में आपको मेहनत कम पड़ती होगी, आपने ध्यान दिया होगा। वही चीज यहाँ फिगर में बना रखा है। ये देखिए बूढ़े अंकल हैं, किसी ब्लॉक को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, पसीना छूट गया इनका, इन्होंने बुद्धि लगाई, इन्होंने क्या किया, उस ब्लॉक के नीचे पहिए लगा लिए गोल गोल। अब देखो खुशी से आराम से सीधे सीधे खड़े होकर आराम से उसको मूव करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई ब्लॉक है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो, लेकिन वही अगर कोई बॉल रखी होती पहिया तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो, एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो जाता है पहियों का, गोल चीजों का। इस वजह से जमीन का फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी पे मिनिमम लगता है, और अगर फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम लगेगा तो उस पे हमको मेहनत भी मिनिमम करनी होगी, और यही कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। और कॉज ऑफ रोलिंग मोशन, हम किसी भी रफ सरफेस के फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? एंगल एरिया ऑफ कांटेक्ट को मिनिमाइज करके। और समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, रोलिंग मोशन, इतना आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है आज की क्लास में, ठीक है, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल रहती है, आप आराम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चीजों को अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन फ्रिक्शन के पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट टॉपिक है प्रोबेबली वो, उसमें कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीजें रिमेन है वो सारी चीजें सम अप हो जाएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। बट कंडीशन ये है कि तब तक यहां तक के वीडियोस देख के बैठिएगा तो लास्ट वाला नेक्स्ट वाला बहुत इजी लगेगा, बहुत बड़े आराम से समझोगे 10 मिनट में हो सकता है खत्म हो जाए, ठीक, आपके एंड से तो बहुत पॉसिबल है। बट कंडीशन सिर्फ एक है कि यहां तक करके रखिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज इतने ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।